प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आज पाकिस्तानी कौम 78वां यौम आज़ादी पूरी मिली जोश व जज्बे के साथ मना रही है और इस मरतबा खुशी और एक्साइटमेंट इसलिए भी ज़्यादा है कि हाल ही में हमने मार्के हक में जो कामयाबी हासिल की और दुश्मन के दांत जिस तरह से खट्टे किए और जो कामयाबियाँ पाकिस्तान को मिली हैं, इसकी शायद पाकिस्तान की तारीख में या इस नौयत की का जो मार्का था, ये इसकी मिसालें शायद दुनिया में भी कम मिलती होंगी कि जिस तरह से मोहतात रहते हुए दुश्मन को जवाब पाकिस्तान ने दिया अपनी भरपूर सलाहियत का मुजाहरा करते हुए। इससे सिर्फ भारत और उसके जहाज़ ही हैरान नहीं हो गए, बल्कि दुनिया भी इस पर बहुत हैरान थी कि ये किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस अंदाज में इस्तेमाल किया कि आन के आन में दुश्मन के 6 जहाज़ मार गिराए और नाकाबिल तस्खीर ठहरा। पाकिस्तान ने कामयाबी कैसे हासिल की, ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर इसी दौरान और उसके बाद खारजी महाज पर जो पाकिस्तान को कामयाबियां मिली हैं, इसको भी यकीनन पूरी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए और पाकिस्तानी कौम आज सेलिब्रेट कर रही है। साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं और उससे निपटने के लिए, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान तैयारी भी कर रहा है। दहशतगर्दी एक चैलेंज है और दहशतगर्दी भी वो जो शिकस्त खोर्दा दुश्मन जो है जिसको स्पॉन्सर कर रहा है, पाकिस्तान इससे कैसे निपट सकता है। और फिर अमेरिका की हिमायत पाकिस्तान को बहुत सारे मामलात में हासिल हुई है। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की हिमायत अमेरिका ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार को जो सीज़ फायर था उसमें भी सराहा है। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का जो किरदार रहा है उसके खात्मे के लिए, उसको भी आलमी सतह पर सराहा गया है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए क्या किया जाएगा, इन तमाम उमूर पर आज जश्न आज़ादी के मौके पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, खुशामदीद कहते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स हैं और GF-17 के चाइना में जो प्रोजेक्ट जो GF-17 का प्रोजेक्ट था उसके टीम लीडर रहे हैं। अरशद मलिक साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान। अब्दुल्ला साहब को भी हम खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगा, सब मेहमानों को, क्योंकि आज हम बड़े जोश खरोश के साथ, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ ये दिन मना रहे हैं। तो अरशद मलिक साहब, पाकिस्तान ने अभी हाल ही में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और जिसे हम मार्का हक भी कहते हैं, इसकी सूरत में जो कामयाबी हासिल की है, इसके बाद पाकिस्तान की कदर मंजिलत, पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में, इसमें कितना इजाफा हुआ है और पाकिस्तान का जो स्टेटस है दिफाई लिहाज से, उसमें क्या फर्क पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच असद फॉर हैविंग मी विद यू। बाकी खुशी का मुकाम है, फख्र का मुकाम है, उसके साथ साथ हम्बल होने का भी मुकाम है कि ये जो सक्सेस हमें मिली, ये अल्लाह ताला का खास करम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तोफैल था। बिकॉज ये तोहफा है पाकिस्तान जिसका ख्वाब हजरत अल्लामा इकबाल ने देखा और ये मुंह बोलता सबूत है हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की फरासत का। यकीनन आज हमारी फोर्सेस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यकताए जमाना है, आज हम रश के जमाना है और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं। अगर हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसी तरह फोकस रहे तो हम वो बरसगीर की जो 1000 साल दास्तान है उसके सही मानों में अमीन रहेंगे और इंशाअल्लाह हम आलम इस्लाम के नूर नजर भी रहेंगे। अल्लाह के जो शुक्र अदा बजा लाने के बाद जो आज हमने ये अचीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सबसे बड़ा जो हमारे लिए सेटिस्फाइंग मोमेंट थी वो ये थी कि हमारी फोर्सेस और खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन इस मुकाबले के लिए और इस साना मैं कहूंगा, बिकॉज जंगे कभी भी अमन का पैगाम नहीं लाती और हम कभी भी जंग के दाई नहीं रहे, तो इस साने में हमारी तैयारी ने, हमारी फोकस ट्रेनिंग ने और हमारी जील ने हमें इस काबिल किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मुकाम पे हैं कि जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से आज आप रेलेवेंस है, आज दुनिया आपकी तरफ देख रही है। आज न सिर्फ दिफाई मुआज पे बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, जैसे आपने खुद फरमाया, आज आप बहुत बड़े रेलेवेंट एक स्टेट बन के उभर रहे हैं और इससे यकीनन दुश्मन की तो आपने मलिया मेट कर ही दिया। मैं बार बार कहता हूं, एक मेरा मानना है कि थैंक्स टू मिस्टर मोदी कि उसने अपनी कम से कम एयरफोर्स को तो 10 साल पीछे धकेल दिया और उसके बाद जो आपके पायलट्स ने, आपके इंजीनियर्स ने और आपके
एडमिन और दूसरे स्टाफ ने और आपकी दूसरी फोर्सेस ने जिस तरह यकजहती के साथ ये मुजाहरा किया, उसमें आज आप दिफाई लिहाज से एक बहुत बड़ी फोर्स बन के आ गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दिफाई फोर्स के साथ, जैसे आपने कहा, कुछ और चैलेंजेस हैं जिनको हमें सामना करना है, करना चाहिए और करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही है जनरल साहब। ये पाकिस्तान जाहिर है जब जो भी हरीफ होते हैं वो एक दूसरे की कमज़ोरियों और ताकत से वाकिफ़ होते हैं। यानी जैसे पाकिस्तान के पास भी पूरी रिपोर्ट मौजूद है, असेसमेंट मौजूद है कि हमारे दुश्मन के पास कौन कौन से जहाज़ हैं, उनके पायलट की कैपेबिलिटी क्या है। शायद उन्होंने भी पाकिस्तानी एयरफोर्स को, पाकिस्तानी फोर्सेस को कुछ ना कुछ एनालाइज किया होगा। लेकिन आपके ख्याल में कहाँ उनसे चूक हुई, कहाँ वो यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने और पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्या हैरानकुन तौर पर परफॉर्म किया, या उनकी तैयारी नहीं थी, उन्होंने गलत असेसमेंट कर रखी थी और वो पाकिस्तान को हल्का ले गए, समझ नहीं सके, या फिर हमने चौंका देने वाली कोई चीज की? तो कौन सा मोमेंट था जो चौंका देने वाला था आपके ख्याल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान एक तो पहले आपको अरशद मलिक साहब को भी और अमीद गुल साहब को भी, अब्दुल्ला अमीद गुल साहब को बहुत बहुत और पूरी कौम को आज़ादी मुबारक और नए पाकिस्तान की नई आज़ादी मुबारक जी। और ये वो पाकिस्तान है जो अब शुरू हुआ है जी, ये याद रखिएगा, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। अभी आपने जो सवाल किया कि पाकिस्तान ने कहां पे सरप्राइज किया, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली जी, इंडिया तो सरप्राइज हुआ ही हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग सरप्राइज हो गए। जो पाकिस्तान की इस वक्त मिलिट्री ताकत से, या जो पाकिस्तान ने जो ऑल स्पेक्ट्रम इन ऑल डोमेन्स रिस्पॉन्स दिया है, ये बहुत ही हैरानकुन था। और ऑफ कोर्स जैसे कि आपने बताया, पिछले 78 ईयर्स से एक ही मुल्क है, एक ही फौज है जिसके खिलाफ हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा उठना बैठना जागना जो है ना, वो इन्हीं चीजों पर है कि हाउ टू स्ट्राइक बैक। मैंने स्ट्राइक बैक का लफ्ज शुरू किया है। देखिए, मैं डिफेंस से आगे की बात कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अभी भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने ये जो जंग लड़ी है, ये इंडिया में घुसकर लड़ी है। वो जो कहते थे ना न्यू नॉर्मल सेट करना चाहते थे, घुस के मारेंगे, वो न्यू एबनॉर्मल तो उन्होंने जरूर सेट किया और वो न्यू एबनॉर्मल उन्होंने अपने लिए सेट किया और पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल सेट किया कि घुस के मारा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से और नेशनल रिस्पांस की मदद से। पाकिस्तानी मिलिट्री जो है जी, इन ऑल डोमेन्स, चाहे वो हमारे हवाई एयरफोर्स हो या बहरी फोर्स हो या बरी फोर्स हो, ये इंडिया को बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं लम्हा बलम्हा जी। एंड पाकिस्तान विल कीप सरप्राइजिंग देम इन फ्यूचर आल्सो। जिस तरीके से हमारे जो कॉम्बिनेशन है, पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग, पाकिस्तानी असेसमेंट, पाकिस्तानी अप्रोच, अग्रेसिव अप्रोच, जिस तरीके से अभी बातें आप सुन भी रहे हैं कि बड़ा क्लियरली बताया गया था कि व्हाट टारगेट्स टू बी टेकन विदाउट एनी फियर, और मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान, द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान। जबकि दूसरी तरफ मिलिट्री वाज नॉट एट ऑल इनटू द बैटल। नंबर 1, आपको याद होगा कि उनके 3 3-स्टार जनरल्स इंक्लूडिंग 1 फ्लैग स्टाफ ऑफिसर, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वर सैक्ड जस्ट बिफोर द एस्केलेशन। वो सैक कर दिए गए। वहां पे भी मिलिट्री माइंड है। यहां पे पूरी नेशन खड़ी थी अपनी अफवाज के पीछे। बैटल का, वॉर का कंट्रोल उसने अपने पास रखा होता। फिर झूठ से शुरू होने वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अपने लोगों की खून की स्याही से संदूर की ये जो स्क्रिप्ट लिखा उन्होंने, तो ऑफ कोर्स देयर मिलिट्री वाज नॉट इनटू इट एंड दे हैव बीन सरप्राइज्ड। और किसी भी कमांडर का ये मिलिट्री फिनेस होती है, कोई एनिमी को सरप्राइज करता है और मिलिट्री एम्बैरेसमेंट लाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री वाज रेडी। और ये जिससे कहते हैं ना, पाकिस्तान ने जब कहा था कि अभी हम, ये तो डिफेंसिव मनूवर में आपने उनके 6 जहाज गिरा दिए, ऑफेंसिव मनूवर में आपने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये जो बैटरीज को टेक आउट किया, उनके वी कुड हैव टेकन अ लॉट। लेकिन चूंकि ये न्यूक्लियर कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे 2 अरब लोगों की जिंदगी मोहतात रिस्पांस दिया पाकिस्तान के लोगों का नहीं, बल्कि जी हाँ। तो अभी दिस रीजन इज लकी असद कि इस एस्केलेशन का कंट्रोल पाकिस्तान के पास था जी, वरना ये गैर जिम्मेदार और जिस तरीके से वहां पे पॉलिटिकल टेररिस्ट बैठे हुए हैं और इसको सराहा भी गया। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने 1 से ज़ायद मरतबा ये कहा है कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना रिस्पांस दिया सीज फायर के लिए फौरी तौर पर। और जाहिर है पाकिस्तान ने तो ये मानना और कहना ये है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, जंग नहीं चाहती, लेकिन जंग मुसल्लत हो जाए तो उसका फिर भरपूर जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ में अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपसे जानना चाहूँगा कि खारजी महाज पर जो पाकिस्तान को हमने पिछले कुछ महीने में देखा है कि अचानक पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया है।
पाकिस्तान के कदकाठ में इजाफा हुआ है। हमने अचानक ये देखा है पिछले कुछ दिन में कि बड़े हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हुई हैं, फील्ड मार्शल साहब की को मदऊ किया जाना और फिर वहाँ से यानी पाकिस्तान के साथ न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के इशू पर बल्कि ईरान के मामले पर भी मशवरा किया जाना। तो ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन हो पाई हैं? और दूसरी तरफ इंडिया और बड़ी ताकतों के दरमियान एक तनाव और खिंचाव दिखाई दे रहा है। तो ये चेंज कैसे आया है चंद महीने में आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो और हमारे गेस्ट पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका बहुत शुक्रिया आपका मदऊ करने का। देखिए, जहां तक कौम सड़कों पे भी जश्न आज़ादी मना रहे हैं ना, मैं बिल्कुल मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन हम अभी भी मुंतजिर हैं कि अगर प्रोग्राम के दौरान भी आप ज्वाइन कर लें तो आप मुझे मैं जानता हूँ रास्ते में। जी जी, गुजारिश इसके अंदर यह है कि देखें, पाकिस्तान का एक जो अल्हम्दुलिल्लाह एक इंडिया की जो लॉबी थी वो काफी अरसे से मुतहर्रिक थी और बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो है वो कर रही थी और उसके अंदर बाकायदा लॉबी की उनको जो है वो दादरसी शामिल थी उसके अंदर और उनको जो है पूरी हिमायत थी। इसी तरीके से भारतीय मीडिया जो है उसका एक आपको मालूम है मीडिया के साथ एक ताल्लुक है और क्योंकि मगरिब के अंदर मीडिया बहुत ज्यादा मजबूत है, बड़े बड़े चैनल उनके जो है वो जेरे साया पल रहे हैं। नतीजा यह है कि पाकिस्तान के मुतलिक एक बहुत पाकिस्तान की किरदार कशी की गई और पाकिस्तान की कुर्बानियां जो थीं उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, जो कि ख़ास तौर पे दहशत गर्दी के खिलाफ हमने जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी बनकर लड़ी। लेकिन इस सब के बावजूद ये हुआ कि जब एक मार्का हक बपा हुआ उसके नतीजे के अंदर सच और झूठ जो था वो बिल्कुल सूरज की तरीके से आया हो गया और रोजे रोशन की तरह जो है वो सामने आ गया और दुनिया को ये पता चल गया कि भारत की जितनी भड़कें थीं असल में वो भड़कें जो है वो सिर्फ उसी हद तक थीं। सच के मैदान में भारत सिफर था। पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, अफवाज ने हमें जो है वो इज्जत से नवाजा और पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी उनको चार चांद लग गए और यही वजह है कि भारतीय डिप्लोमेट्स की नहीं सुनी गई और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजबूत तरीके से उनको गले लगाया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब बहादुर लोगों को पसंद करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब फील्ड मार्शल साहब से एक इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात जब हुई उनकी, जो कि एक तयशुदा दौरानिये से भी तकरीबन डबल से ज्यादा टाइम के ऊपर वो मुहित हो गई, तो नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान का मौकफ खुल के सामने आया, जिससे अमेरिका और दीगर ममालिक जो उसके इत्तेहादी हैं और ख़ास तौर पे अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के अंदर उसके असरात जो है वो जाना शुरू हुए और डोनाल्ड ट्रंप साहब के नरम रवैये की वजह से पाकिस्तान की इंग्रिस जो है वो बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक बयानिया था वो मजबूती से सुना और महसूस किया जाने लगा। मेरे ख्याल में इसके अंदर क्रेडिट जो है वो हमें बुनियादो महसूस के अंदर अल्लाह ताला ने जो फतह दी उसकी बुनियाद पे हुआ। अब जो आपने ईरान का जिक्र किया, अब देखें ईरान के हवाले से एक ऐसे वक्त में जब ईरान पे बमबारी हो रही थी और फील्ड मार्शल साहब जो है वो अमेरिका दौरे के ऊपर मौजूद थे और उस दौरान में जो पाकिस्तान का स्टांस था, मैं इसको जरूर क्रेडिट दूंगा दफ्तर खारजा और हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के तमाम कौमी सलामती के इदारों को और अपने मीडिया को भी, जिन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 51 के जरिए ईरान अपने दिफा का हक महफूज रखता है, यानी कि अमेरिका बमबारी कर रहा था और हमारा बयानिया 21 ममालिक के साथ मिलकर यही था, यानी कि पाकिस्तान ने एक जस्ट कॉज के लिए खड़े हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इसको दुनिया ने महसूस किया और हमारे मौक़िफ़ को अंडरस्टैंड किया। मैं ये समझता हूं कि ईरान और इस्राईल जंग बंदी में अपनी आखिरी पाकिस्तान मुझे 10 सेकंड अचानक, इसीलिए जी सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मगर जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अचानक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली कि पाकिस्तान ने 10 मई को परफॉर्म किया था, दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान एक ताकत है, इसके पास एक ताकतवर एयरफोर्स है, ताकतवर फोर्सेज हैं और इसको संजीदा लिया जाना चाहिए। तभी पाकिस्तान की इज्जत और कद्दो मंजत में अचानक हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और उसको महसूस किया गया, इसका एहसास किया गया। एक छोटा सा ब्रेक में लेता हूँ। अब कहा जा रहा है कि भारत अब भी कोई पाकिस्तान के ऊपर जारियत मुसल्लत करना चाहता है, इसकी तैयारी कर रहा है, मगर किस बुनियाद पर? क्या अभी
जैसा कि अरशद मलिक साहब कह रहे थे कि भारतीय एयरफोर्स को खुद मोदी की गलत पॉलिसी की वजह से 10 साल पीछे धकेल दिया गया है। तो क्या वो ये हिमाकत एक मरतबा फिर कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो क्यों करेंगे? और पाकिस्तान जिस तरह से तैयारी किए बैठा है, और फिर J-35 का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान के पास कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अरशद मलिक साहब, आप JF-17 के खालिकों में से हैं और आप जानते हैं कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसका क्या रोल है पाकिस्तान एयरफोर्स में और पाकिस्तान के दिफा में। वैसे तो हर जहाज़ ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेराज हो या बाकी जहाज़ हो, लेकिन JF-17 का एक अलग मकाम है। फिर हम जो J-35 के बारे में उसकी सलाहियतों के बारे में जांच रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान को इस जहाज़ की सपोर्ट हासिल होती है तो एयरफोर्स में ये बाकायदा तौर पर शामिल होता है। इसकी क्या खूबियां हैं और इससे कितनी स्ट्रेंथ पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलेगी? अच्छा भाई, 2-3 चीजों का ख्याल रखें कि ये टेक्नोलॉजी का एरा है। किसी भी टेक्नोलॉजी को आप ब्लॉक नहीं कर सकते। आज आप जिस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर के तहत और जिस सॉफ्टवेयर अप्लायंसेस के तहत टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ रही है, तो JF-17 में भी इनोवेशन की जरूरत थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने की। और इस वक्त JF-17 जो कंसीव JF-17 था, उससे बहुत बेहतर जहाज बन के उड़ रहा है। उसके बाद आपने फर्दर इसी ब्लॉक में आगे गए और आपने J-10 को हासिल किया, और आपकी स्किल ने और आपकी ट्रेनिंग ने और आपकी हमतजहती ने आपने ये साबित किया कि टेक्नोलॉजी J-10 की हो, आप उससे वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के गुरूर को मात दे सकते हैं। तो ये तो एक टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन है, वो चलती रहेगी इंशाल्लाह। अब जो अगला स्टेप है इंशाल्लाह, आपने पहले भी जिक्र किया कि हमने यहीं पे नहीं रुकना, हमने आगे की सोचनी है। और जिस दुश्मन से आपका सामना है, जिस RSS और जिस हिंदुआता सोच का आपका सामना है, जिसके पीछे याद रखिए कि सहूनी सोच भी उसी तरह शामिल है, जो कि टेक्नोलॉजी में जाहिर है इन सारों से बहुत आगे हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है, अपना एनालिसिस करना है, आपने इस जंग का एनालिसिस करना है, उसके लेसन ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद आपने जो अगला डिसीजन लिया है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और हमारे टाइम टेस्टेड फ्रेंड चाइना की मदद से हमारी नजरें J-35 पे हैं इंशाअल्लाह। ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होगी इस खित्ते में। राफेल और J-10 इस वक्त मैचेबल थे। आपने जो उसकी एज थी वो अपनी स्किल से मजीद बेहतर की। अब जो J-35 का एरा सोच रहे हैं आप, और जो इंडिया भी अब लेफ्ट राइट पांव मार रहा है, और बदकिस्मती जैसे मैंने कहा कि उनकी एयरफोर्स 10 साल पीछे चली गई, उन पे अब ट्रस्ट उतना कौमों का नहीं रहेगा। जो अगली जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और डीप लॉन्ग रेंज एक्सेस टू द एनिमी टेरेन, वो आप उस तरफ देख रहे हैं। और जब वो देखते हैं तो उसमें J-35 जैसे जहाजों का बहुत बड़ा रोल है। और असद भाई, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक और बात करना चाहूंगा कि व्हाई शुड वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू J-35 ओनली? व्हाई शुड वी एक्सप्लॉइट अदर अवेलेबल ऑप्शन इन द सेम क्लास? एंड वी हैव द राइट एंड वी हैव प्रूवन that we are capable to absorb any kind of technology and prove it to the world that we are, alhamdulillah, our Shaheens are the best, our operators are the best, our support teams are the best। और अगर अल्लाह ताला की मदद रही और यही जज्बे रहे और यही कौम की सपोर्ट रही, तो इंशाअल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सर, एक चीज़ और क्लियर कर दीजिएगा अरशद मलिक साहब के ये जो भारतीय तज्जियाकारों ने पाकिस्तान की जीत को और पाकिस्तान एयरफोर्स के स्किल्ड पायलट्स को की इस सलाहियत को, और जो जिसका इजहार उन्होंने किया भी, इसको का थोड़ा सा क्रेडिट निकाल के और देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी ये तो चाइना की मदद से आपने ये जंग जीती है, ये चाइनीज सपोर्ट की वजह से किया है। चाइना और पाकिस्तान का दिफाई इश्तराक जो है वो तो सबको पता है और उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या आपके ख्याल में ये एनालिसिस दुरुस्त है जो भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाले से करने की कोशिश की है? देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि काश हिंदुस्तान की एयरफोर्स और उसके जो एनालिसिस करने वाले हैं, अगर होश के नाखून में अगर सही एनालिसिस करें तो कुछ उनकी बात बन जाए। 2019 में जो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, उसका जो हमने रिएक्शन किया, अगर आप 2025 का देखें, उन्होंने वही चीज जो हमने करके दी थी उसी को रिपीट किया और लॉन्ग रेंज से आके उन्होंने शूट किया। अब जब वो ये एनालिसिस करते हैं तो क्या वो 1965 की जंग भूल गए, जबकि हंटर एक सुपीरियर जहाज था
और आपके पायलट्स के पास F-86 था, तो क्या उस वक्त अमेरिकन टेक्नोलॉजी ने हमें जिताया? फिर 71 में यही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों की जो तरबियत है, जो स्किल लेवल है और जो ट्रेनिंग है, इसमें दुनिया में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये हमने बारहा सबूत किया। तो मेरे ख्याल में उनका एनालिसिस ठीक नहीं है। बड़ी मेहरबानी अगर वो यही एनालिसिस करके एक ख्वाब में रहे, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। अपने खुद फरेबी का शिकार हमें तो बड़ी खुशी है, हमें बड़ी खुशी है। और एक लास्ट बात, अगर आप जो उनके एयर चीफ है, जिन्होंने अपनी वो उसको मेंटेन करते हुए जो स्टेटमेंट दी, वो अगर वही थप्पड़ जो उनको आज याद आया वो 3 महीने पहले मार देते तो शायद कुछ सुबह ज्यादा ना होती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अब्दुल्ला साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि जो अभी मैं सवाल कर रहा था और फिर मैं ये सवाल जनरल जाहिद के पास भी ले जाऊंगा कि इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है, या उसको लगता है कि उसकी तैयारी तो थी, बस कहीं उससे चूक हो गई है और उससे वो निकल सकता है, या इस गलती का इजाला वो कर लेगा और उस इजाले के लिए वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कुछ अटैक करना या तजर्बा करना चाहता है? इसके कितने खदशात या इम्कानात मौजूद हैं? देखिए, मैं एयर मार्शल साहब की बात को लेके आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। शुरू में उन्होंने एक बात की, अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये जंग जिताई है हमें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और S-400 एक बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसी तरीके से रफेल जो है वो एक बहुत अच्छा जहाज है, तभी वो $288 मिलियन का है, और उसके मुकाबले में उसी का F-35 जो है वो इस टाइम पे $82.5 मिलियन का है। तो यानी कि कुछ तो है उस जहाज में। 27 साल की उसकी जो सर्विस है उसमें टोटल 9 जहाज गालिबन गिरे हैं, और या 7 गिरे हैं मेरे ख्याल में, और वो भी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है, किसी और वजूहात पे जंग के अंदर कभी नहीं गिरा जहाज। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप भारतीय एयरफोर्स को ले लें और वो ये कह रहे हैं कि जी टेक्नोलॉजी ने किया था, तो क्या उन दोनों चीजों की, जो S-400 था या रफेल था, क्या उनकी टेक्नोलॉजी कमजोर थी या इंडियन पायलट गधे थे? तो बात तो यह है कि पायलट जो होते हैं वो दे मेक द क्लास। असल बात ये होती है, हमारी जो प्रोफेशनलिज्म है उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क है। हम जो है वो क्वालिटी में बिलीव करते हैं और वो बिलीव करते हैं क्वांटिटी में। दूसरी जानिब जो आपने अभी सवाल का इशारा किया, देखें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा, ये बात मेरी लिख के रख लें, क्योंकि उनके 2 माइंडसेट है। नंबर 1 पहले हिंदुत्व माइंडसेट है। जो हिंदुत्व माइंडसेट ये कहता है कि जो तुम्हारा पड़ोसी है चाणक्य का, वो तुम्हारा दुश्मन है। अब अपने जो माइंडसेट है वो उससे कैसे बाहर निकलेंगे? दूसरी बात, जो लोग समझते हैं बीजेपी दुश्मन नहीं, भारत की वो सोच हमारी दुश्मन है, जिसने देखिए ना, जब 71 के अंदर पाकिस्तान अलहदा हुआ था, मशरकी पाकिस्तान जो है मगरबी पाकिस्तान से, तो क्या उस टाइम पे कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी? तो फिर कांग्रेस ने किया था ना। यानी कि अगर कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दोनों मुखालफत में। अब जो उन्होंने 12 और 13 अगस्त को जो है ओटाइम जारी किया था, जिसके अंदर सर्विसमैन के लिए उन्होंने जो है वो एक रेड अलर्ट जारी किया, और अपनी जो फजाई पावर को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने एक दफा फिर ऑपरेशन शुरू किए हैं। तो इसी तरीके से सिंदूर 1, सिंदूर 2 जो है वो खत्म नहीं हुए, और फिर उन्होंने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया है। साथ ही साथ जो है वो आप देखें कि वो $89 बिलियन उन्होंने $82 बिलियन से असले की खरीद का कर लिया। अब वो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, उससे पहले वो कोई मिस एडवेंचर करने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि बराह रास्त करेंगे, तो ये जो एडवेंचर है और या मिस एडवेंचर है सर, इसमें भारत को ये तजर्बा भी तो मगर हो गया है ना कि ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, इसका उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए तो अब उनको बहुत ही कैलकुलेट करके कोई मूव करना पड़ेगी। जनरल जाहिद महमूद साहब, जो जैसा कि अभी कहा गया कि ये भारत ये अटैक कर सकता है दोबारा से, और बल्कि अब्दुल्ला हमीद साहब तो ये कह रहे हैं कि इन एनी केस इनको लगता है कि जरूर करेगा। तो पिछली मर्तबा तो उन्होंने कहा था कि जी हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है और तबाह कर दिए हैं, यानी दहशतगर्दों के ठिकाने सारे पाकिस्तान से भारत ने खुद खत्म कर दिए। तो अब किसके ऊपर हमला करेगा और अब हमला करने का क्या जवाब होगा? जी देखिए असद साहब,
पहली बात तो ये है कि वो जो इशारा कर रहे हैं मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए या स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और अरशद मलिक साहब भी आपको याद होगा पिछले सवाल में वो कह चुके हैं एयर मार्शल साहब के 10 साल पीछे ले गए एयरफोर्स को जी। तो जब आप मिलिट्री थिंकिंग एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें तो देयर मिलिट्री इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो पाकिस्तान को दोबारा कन्वेंशनल डोमेन में अटैक कर सके। दैट्स व्हाई उन्होंने जो प्रॉक्सी वाली से है स्ट्रॉन्ग इसको एनहांस किया है जी, इसके बीच में एक्टिविटीज बढ़ाई है बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल जाहिद महमूद साहब हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं। एयर मार्शल साहब, मैं चैलेंजेस की बात कर रहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि चैलेंजेस हैं जिसमें टेररिज्म एक चैलेंज है, अगर इकॉनमी भी पाकिस्तान का एक चैलेंज है, लेकिन बहरहाल इन चैलेंजेस के साथ ही हमने अपना अभी एक रोल जो है वो प्ले भी किया और हमने अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन जो दहशतगर्दी है, हमने देखा कि दुश्मन ने जब जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें डिफीट के बाद उसने गैर रिवायती तरीक़ों से पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत कर रखी है, और हम जानते हैं पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जिसका पाकिस्तान को इस वक्त सामना है। इससे कैसे निपटा जा सकता है? असद भाई, मैं दो बातें यहाँ कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि ये जो जनरल साहब ने भी फरमाया और अब्दुल्ला भाई की भी बहुत इस पर गहरी नज़र है कि जो अब आइंदा की जो वॉर है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ कन्वेंशनल वॉर। ये एक फ्लैगशिप ऑपरेशंस होंगे जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भी हो सकते हैं और इंडिया के अपने अंदर भी हो सकते हैं, बिकॉज जो आरएसएस सोच है, हिंदुआता सोच है, वो इंसानियत की कभी भी हमायत नहीं रही। वो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, अगर वो कनाडा और इंग्लैंड में जाके ये ऐसे अवामिल कर सकते हैं, सो वो फ्लैगशिप ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैगशिप ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं खुदा न खास्ता, और हिंदुस्तान के अंदर भी कर सकते हैं। अब आगे इन फ्लैगशिप ऑपरेशंस को काउंटर करने के लिए या खुदा न खास्ता एक और मिसकैलकुलेशन को काउंटर करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें अपना मुहासबा करना है। देखें, अभी बात हुई कि जब एक पेज पे कौम आ जाती है, एक यकजहती के साथ आ जाती है, तो दुश्मन का मुकाबला करना उतना ही आसान हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उस पे अपना मनूवर बहुत ज्यादा समझदारी के साथ और इफेक्टिव और एग्रेसिव तरीके के साथ एक कंटिन्यूस पॉलिसी के तहत करना चाहिए। ये पल्सेस में नहीं हो सकता, ये चंद लोगों की जरूरत में नहीं हो सकता। आपके पास पूरे सवाबित हैं, आपके पास पूरे डाटा है कि किस तरह से ये बलूचिस्तान में, केपीके में और अलमजीद ब्रिगेड और टीटीपी को किस तरह सपोर्ट करें। ये पहला पहलू है। दूसरी बात, मेरे ख्याल में ये वो वक्त है जिसमें हमें इस जश्न आज़ादी के मौके पे भी और आइंदा आने वालों में, जैसे जाहिद भाई ने कहा कि एक नया पाकिस्तान, तो हमें अपने एचआर पे इन्वेस्ट करना है, हमें अपने तालीम के मैदान में आगे जाना है। आज अगर हमारी बेटी कायनात अंसारी हार्वर्ड में पहुंच सकती है एक हम्बल बैकग्राउंड से, तो अगर हम एचआर को लेकर चलेंगे तो मेरा मानना यह है कि कलम की ताकत बहुत जरूरी है। जहां पे तलवार हमें चाहिए, तलवार में इफेक्टिवली मुकाबला करना है, लेकिन जब तक आप अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, अपनी तालीम के मैदान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, उनको रोशन राहें नहीं दिखाएंगे, और जब सारे मकातबे फिक्र और सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आ जाएं, अपने इख्तिलाफात को मिटाकर इस मुल्क की सालमियत के लिए सोचना शुरू कर दें, मेरे ख्याल में ये वो मेरी हम्बल राय है कि ये वो राह है जिस पे चल के इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान को दुनिया के लिए मिसाल बना सकते हैं और जो आपकी दुश्वारियां और कमियां हैं उनको पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात आपने की। एक और चीज़, एक और नुक्ते पर मैं चाहूँगा कि जनरल साहब आप भी बात कर दीजिए। वो ये कि हमने देखा कि जो मार्का हक हुआ था उसमें का नतीजा तो बिल्कुल वाज़ेह था बग़ैर किसी इबहाम के, यहाँ तक कि ख़ुद भारत भी तस्लीम करता है कि उसे शिकस्त हुई और पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान ने उसके 6 जहाज़ गिरा दिए और पाकिस्तान का कोई नुकसान वो नहीं कर सका। तो ये तो इस पर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उसका आउटकम ये निकला था कि सिंध ताश मुआहिदा जो है वो हमने देखा था कि चंद दिन पहले उसको हेल्ड इन एबेंस कर दिया गया था। वो अभी भी सिचुएशन यूं की तूं है, अगरचे पाकिस्तान का पानी भारत अभी तक रोक नहीं सका है, लेकिन बहरहाल इस मुआहिदे का बहाल होना भी ज़रूरी है। आपके ख्याल में इस पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए?
जी बिल्कुल। देखिए, हमें एक सिर्फ मिलिट्री डोमेन में नहीं, इसकी जो एप्लीकेशन हम हिंदुत्व की कह रहे हैं, ये दिस इज इन ऑल डोमेन्स ही। आपने इकोनॉमिक अभी देख लिया, और इंडस वाटर ट्रीटी लास्ट टाइम इन्होंने जब पुलवामा किया तो साथ ही 370 और 35A से इन्होंने जो और प्लस जो डेमोग्राफिक कू इन्होंने लॉन्च किया हुआ है कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ, तो उसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया और आगे गया। और पाकिस्तान का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट अस कन्फेस, कि हमारा जो स्टेट रिस्पांस था वो अभी तक कंफ्यूज ही था उस वक्त की। और अभी IW के ऊपर 2 हमने इसको शामिल कर लिया हुआ है हमारे जो नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है उसके बीच में, और बड़ा क्लियरली पाकिस्तान ने कहा कि इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान तमाम मीन्स यूज करेगा एट द डिस्पोजल of the state to protect our national vital interest. This is a serious concern. ये बाकी मिलिटरी रिस्पांस तो चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का इसका रिस्पांस पे अभी मेनली हम देख रहे हैं कि, और अवाम भी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये मिलिट्री डोमेन में होगा। जी देखिए, पाकिस्तान जब तक मिलिट्री डोमेन में रिस्पांस करता रहेगा तो 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, बहुत सीरियस किस्म के इसके इम्प्लीकेशंस हैं। इंडिया को तो शायद मुद्दतवा मोदी साहब को और हिंदुत्वा को तो इशू नहीं है, ही हैज नथिंग टू लूज, 75 साल के हो गए हैं, अभी जा रहे हैं। अगला जो आएगा वो उनकी पॉलिटिक्स चलती ही एंटी पाकिस्तान है। और एक चीज याद रखिएगा, अरशद मलिक साहब, अब्दुल्ला गुल साहब एक दफा जिक्र इशारतन कर भी चुके हैं, और ये कांग्रेस का जो हिंदू है वो भी कोई इतना डिफरेंट नहीं है इंडिया के बीच में। सिक्के के 2 रुख हैं। फर्क ये है कि जो RSS वाला रुख है वो जरा बदबूदार, जंगदार है और जंगालूद है, और दूसरी तरफ वो थोड़ा सा साफ है। लेकिन आपने पूरी पार्लियामेंट में डिबेट सी नहीं, जहां तक वॉर विद पाकिस्तान था या पाकिस्तान को पनिशमेंट देनी थी या जो पाकिस्तान पे हमला था, उसको सबने जस्टिफाई किया। उनकी तो आपस में लड़ाई ये है कि तुमने पाकिस्तान को सही से पनिश नहीं किया, हम होते तो ज्यादा अच्छा करते। यस, तो इसका मतलब है कि वहां एक अकोमोलेटिव नफरत सोच, और 71 की जंग का अब्दुल्ला गुल साहब जिक्र कर चुके हैं कि वो किस दौर में हुई जी। और सिखों के साथ भी आप देख लें, गोल्डन टेम्पल पे जो कार्रवाई हुई, ब्लू स्टार, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई। फिर टामिल्स के खिलाफ जो नेबरहुड में जाता है वो आप देख रहे हैं राजीव गांधी के टाइम पे। तो कहने का मकसद ये कि एज अ होल एक पूरा खतरा हमारे सर पर मौजूद है, और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इसलिए तो मैं कहता हूँ इन ऑल डोमेन्स में जाना है, चाहे डिप्लोमेटिक नैरेटिव्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे, तो हमें बैठकर इसका पहले इन हाउस अपनी चीजों को सीधा करना है और बैठकर इसका फैसला करना है कि हम इसको अचीव कैसे करेंगे। अगर एनवायरनमेंट अभी बहुत अच्छी है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा होगा, तो चाइना, देखिए कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। मिक्यूरियल पर्सनैलिटी है ट्रंप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका कोई पता नहीं है, ट्रांजिशनल उनकी रिलेशनशिप है, और अभी तक पाकिस्तान के साथ उनका टेक्निकल रिलेशनशिप है, कोई पता नहीं। वो सुबह व्हाइट हाउस से आप जागेंगे तो सुबह एक नई एनवायरनमेंट होगी। कहने का मकसद ये है कि हमें अपने पांव पर खड़ा होना है, अपने जोरे बाजू पे भरोसा करना है। आप ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हम पहले अपना घर ठीक करें, पॉलिटिकल ओनरशिप ली जाए वॉर की। वॉर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, इट इज नथिंग एल्स। कोई मिलिट्री इसका 30-40% रिस्पांस होता है, बाकी तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिस्पांस जाना है। ओनरशिप ले वॉर की, इसको लीड करें और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ आगे बढ़े। और जो चीजें खासतौर पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इमीडिएटली हमने इन इनसिक्योरिटीज को एड्रेस कर रहा है इन ऑल डोमेन। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस एनवायरनमेंट में रहे और इंडिया का मुकाबला। जनरल जाहिद महमूद साहब बहुत शुक्रिया, एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला हमीद कुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सबका प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।